कृपया सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। नैतिक भौतिकवाद के पिछले भाग में हमने संविधान देश के लिए क्यों जरूरी होता है इस पर चर्चा की थी। आज हम वर्तमान भारतीय संविधान के बारे में संक्षेप में परिचय देते हैं। उसमें पहले हम यह जान लें कि विश्व में अलग अलग देशों के संविधान किन किन प्रणालियों पर आधारित है। दोस्तों, विश्व के लोकतांत्रिक की प्रशासनिक प्रणालियां 4 तरह से विभाजित की गई हैं। प्रथम संसदीय प्रणाली, दूसरी अध्यक्षीय प्रणाली, तीसरी मिनिस्टर प्रणाली तथा चौथी अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। अधिकतर देशों में इन्हीं प्रणालियों पर आधारित संविधान लिखा गया है। सबसे पहले संसदीय प्रणाली अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की यह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अर्थात अलग अलग व्यक्ति होते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का राष्ट्रपति नाम मात्र की भूमिका में होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का संचालन करता है। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री देश की शासन व्यवस्था का सर्वोच्च प्रधान होता है। हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्र का सर्वोच्च प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन देश की शासन व्यवस्था की भागदौड़ प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। दूसरा सिस्टम अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्राय यानी राज्य का प्रमुख अध्यक्ष ही कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता के लिए विधायिका पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते। जैसे संसदीय प्रणाली में अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख तथा सरकार का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है अर्थात राष्ट्रपति। अब तीसरी प्रणाली जिसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली अर्थात वेस्टमिंस्टर प्रणाली, जो लंदन में थेम्स नदी के किनारे स्थित वेस्टमिंस्टर महल, जो ब्रिटिश संसद का सभा स्थल भी है, के नाम पर शासकीय लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जो सैकड़ों वर्षों के समय से संयुक्त अधिराज्य यानी यूनाइटेड किंगडम में विकसित हुई थी। वर्तमान समय में विश्व के अन्य देशों में भी इस प्रणाली पर आधारित या प्रभावित शासन व्यवस्था स्थापित है। ब्रिटेन और दूसरे राष्ट्रमंडल देशों के अलावा पूर्व ब्रिटिश शासित देशों में भी यह प्रणाली देखी जा सकती है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली ब्रिटेन के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित है। वर्तमान में 33 देशों की शासन व्यवस्था इस प्रणाली पर आधारित या प्रभावित शासन व्यवस्था चल रही है। चौथी व्यवस्था जिसे हम अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली यानी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं, इसको हम अर्ध राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें राज्य की कार्यकारी अधिकार पूरे तौर पर एक कार्यकारी अधिकारी के अधीन नहीं होते, बल्कि कुछ शक्तियां अन्य अधिकारी या संस्था को दी जाती है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, जो अध्यक्षीय प्रणाली से भिन्न है, जिसमें संपूर्ण कार्यकारी शक्ति एक ही अधिकार अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष के अंतर्गत होती है। इस प्रणाली में एक कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट सदस्यों के साथ मौजूद होता है। इसमें केवल प्रधानमंत्री,
राष्ट्रीय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है। सज्जनों, तो आइए अब हम जानते हैं भारत सरकार में संसदीय प्रणाली के गठन की प्रक्रिया किस तरह है। हमारी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल के गठन का संबंधित संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 बेहद महत्वपूर्ण है और अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। उनकी सहायता और सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल पर सहमति देते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसे कार्यकाल, नियुक्ति, जिम्मेदारी एवं योग्यता आदि आदि देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। दोस्तों, अब हम संसदीय प्रणाली की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज करने वाली राजनीतिक दल सरकार बनाती है। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और शेष मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद का निम्न सदन यानी लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को बर्खास्त कर सकता है। जब तक सरकार को लोकसभा में बहुमत मिलती है, तभी तक सरकार का सदन में विश्वास प्राप्त रहता है। भारत की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका की भूमिका में है तथा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का उत्तरदायी होता है। केंद्रीय संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। वे मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। सभी संसदीय प्रणाली वाले देशों में हुए संसदीय विधायिका की व्यवस्था को अपनाया जाता है। इसी तरह भारत में भी लोकसभा यानी निम्न सदन तथा राज्यसभा यानी उच्च सदन की व्यवस्था की गई है। संसदीय प्रणाली में मेधा आधारित चयन प्रक्रिया के आधार पर लोक सेवकों की स्थायी नियुक्ति की जाती है, जिसे हम लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यकारी बैठकों, कार्यवाहियों व नीति निर्माण आदि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। सज्जनों, आओ अब हम जाने संसदीय व्यवस्था के दोष क्या हैं। संसदीय व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु वह कार्य तभी तक कर सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। अर्थात यदि मंत्री परिषद लोकसभा में विश्वास यानी बहुमत खो देती है तो उसे सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। संसदीय शासन व्यवस्था में शासन की प्रकृति अस्थायी होती है। परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव रहता है और हम एक निश्चित निर्णय नहीं ले सकते। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है, जिसमें निर्णय लेने में असमर्थता रहती है। संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीति कार्यपालिका के सदस्य लोकप्रियता के आधार पर चुने जाते हैं, इसलिए इन सदस्यों को ठोस निर्णय व पारदर्शिता निश्चित नहीं होता। संसदीय शासन व्यवस्था ने अस्थिर गठबंधन सरकारों का भी निर्णय किया है। इसमें सरकारों को सुशासन की व्यवस्था करने के बजाय सत्ता में बने रहने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए बाध्य किया है और सभी गठबंधन वाली पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मुद्दों को सभा में पारित करवाती है, चाहे वह राष्ट्र के हित में हो या न हो। संसदीय शासन प्रणाली में अपराधी प्रवृत्ति के लोग धन बल
व बाहुबल का प्रयोग कर कार्यपालिका का हिस्सा बन रही है, जिससे यह प्रणाली नैतिक विहीन हो जाती है। आओ अब हम जाने दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है। मित्रों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यह राष्ट्रपति शासन प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। परिणाम स्वरूप कार्यपालिका निर्धारित समय तक अपना कार्य करती है, जिससे उसकी नीतियों में निरंतरता बनी रहती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट किया गया है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा अपनी कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषताओं को अत्यधिक महत्व देता है। इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव लोकप्रियता, धनबल व बाहुबल के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उनकी विशेषताओं के आधार पर है, जिस कारण से राजनीति में अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इस प्रणाली में राष्ट्रपति और उसकी कार्यपालिका राजनीति दबाव और गठबंधन व धर्म जैसी बाधाओं से मुक्त होती है। राष्ट्रपति अपने निर्णय स्वयं करता है तथा उन्हें कार्यपालिका के माध्यम से क्रियान्वयन करता है और कोई भी अधिकारी उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जहां किसी प्रणाली की विशेषताएं होती हैं, वहीं कुछ खामियां भी होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के दोष इस प्रकार है। इस प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे कार्यपालिका जन सरोकार को ध्यान न देकर व्यवसायिक हितों को महत्व देती है, जो संसदीय प्रणाली में नहीं है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका के सदस्यों का चुनाव करता है तथा कार्यपालिका किसी भी प्रकार से व्यवसाय के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जिससे राष्ट्रपति के निरंकुश का पक्षपात होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, जिससे इस व्यवस्था में संपूर्ण देश के प्रतिनिधित्व का अभाव रहता है, जिस कारण व्यवस्था में प्रशासनिक और पारदर्शिता नहीं आ पाती। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच तालमेल का अभाव होता है, इसलिए लोकतंत्र के इन दो स्तंभों में टकराव की संभावना बनी रहती है। हमेशा संसदीय व्यवस्था को स्वीकारता के कारण ही बेहतर क्यों मानते हैं, आइए चर्चा करें। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटिश काल के दौर से ही भारत में मौजूद थी। परिणाम स्वरूप भारत संसदीय व्यवस्था से परिचित और सर्वव्यापक था। स्वतंत्रता के बाद यदि अन्य शासन व्यवस्था को अपनाते तो उस व्यवस्था को समझने में काफी समय लगता। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ के.एम. मुंशी के अनुसार भारत के संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता के सिद्धांतों का समावेश किया गया है, जिसमें यह व्यवस्था भारतीय जनमानस के अनुकूल हो चुकी थी। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका में सामंजस्य का प्रावधान मौजूद था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था जनता के प्रति उत्तरदायी थी और इसमें सभी की भागीदारी थी। भारत विश्व में सर्वाधिक विविधता वाला देश है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसी संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में प्रत्येक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में क्या भिन्नता है। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप
विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं के कारण भारतीय संसदीय व्यवस्था से भिन्न है। पहला, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राज शासक के स्थान पर भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया, अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी आनुवंशिक होती है। दूसरा, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था और न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। तीसरा, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री को निम्न सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है, जबकि भारत में प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। चौथा, समानता। ब्रिटेन में संसद सदस्य बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जबकि भारत में जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह तक मंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। अगले भाग में हम भारतीय संविधान की सूत्र, उनकी विशेषताएं और भागों यानी अनुच्छेद और अनुसूचियां जिसमें संविधान विभाजित है के बारे में बताएंगे।